अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक तरमीमी पैकेज अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश करने का ऐलान किया है। हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आइन के अंदर 3 इस्लाहात के लिए आइनी पैकेज तैयार किया गया है। आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान ने कहा कि हम एहतसाब के लिए पाकिस्तान की सारी पार्लिमानी और सियासी जमातों को रोड मैप दे रहे हैं कि आइए सेनेट के इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग और वोट की खरीदो फरोख्त को रोक सकते हैं। बाबर अवान के मुताबिक पहले हिस्से में आइन के आर्टिकल 59(2) में एक तरमीम ला रहे हैं। सिंगल वोट की बजाय ओपन वोट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। फिर इस तरह वोटिंग जो है ये छुपी हुई नहीं रहेगी। बिल के दूसरे हिस्से में हम आइन के आर्टिकल 63 जिसमें लिखा हुआ है नाअहलियत क्या होती है, उसमें एक का ज़ैली पैरा सी की तरमीम हम उसमें कर रहे हैं। जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ सकेगा। इलेक्शन जीतने के बाद हलफ लेने से पहले उसे शहरियत छोड़ना होगी। बाबर अवान के मुताबिक तीसरी तरमीम आइन के आर्टिकल 226 में है, जिसमें लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म और फ़लाँ ओहदों का जो इंतखाब है ये ओपन होगा, और हमने इस लाइन में सिर्फ सेनेट का लफ्ज़ डाला है, जिसका मतलब ये हुआ कि सेनेट के इंतखाबात भी वोट के ज़रिए काबिल शनाख्त हो सकेंगे। एक तरफ हुकूमत सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट का तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहती है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने 23 दिसंबर को सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के ज़रिए करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया था। रेफरेंस में ये हुकूमत ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि आइनी तरमीम के बग़ैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के लिए राय दी जाए। इस वक्त ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। फिर इसी मामले पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट के लिए आइन में तरमीम करने की भी तजवीज़ पेश की गई है। सेनेट इलेक्शन के लिए ओपन बैलेट का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने पर ओपोजिशन पार्टियों ने हुकूमत पर अदलिया को मतनाज़ बनाने का भी इल्ज़ाम लगाया था। अपोजिशन ने ये कहा था, बल्कि मुतालबा किया था कि सेनेट इलेक्शन में वोटिंग के तरीक़ाकार में तब्दीली का जो मामला है इसको पार्लियामेंट में लाया जाए। एक तरफ सेनेट इंतखाबात के मामले पर अपोजिशन जमातें हुकूमत के साथ ताउन करती हुई नज़र नहीं आ रही हैं, वो साथ नहीं देना चाहती हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जमहूरियत के अंदर हर 5 साल के बाद जो इंतखाबात होते हैं उन इंतखाबात की वजह से तवील मुद्दती मनसूबा बंदी नहीं हुई। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने सदारती रेफरेंस मुस्तरद होने के खौफ से आइनी पैकेज लाने का फैसला किया, जिसका आज ऐलान किया बाकायदा तौर पर हुकूमत ने। सवाल ये भी अहम है कि क्या अपोजिशन जमातें आइनी पैकेज की मंजूरी में हुकूमत का साथ देंगी। फिर सवाल ये भी अहम है कि क्या आइनी तरमीम से सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का वाकई खात्मा हो सकेगा। इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तर्जुमान मरीम नवाज शरीफ मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, अगर देखा जाए आप लोग ज़ाहिर पिछले 2.5 सालों से एक ही राग ऑपोजिशन अलाप रही है। झगड़ा ही हुकूमत से आप लोगों का ये है कि ये धांधली ज़्यादा हुकूमत है, इंतखाबात साफ शफाफ नहीं हुए इसलिए हम चाहते हैं इंतखाबात दोबारा हो, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। अब ज़ाहिर हर हुकूमत यही चाहती है, जब वो अपोजिशन में भी होती है तब ये मुतालबा करती है कि जो इंतखाबात हैं साफ शफाफ होने चाहिए। अब हुकूमत ने जो एक आइनी पैकेज तैयार किया है कि इससे इंतखाबात जो हैं वो मुनसिफाना होंगे, साफ होंगे, शफाफ होंगे, कल कोई उंगली नहीं उठेगी। आज उन्होंने बाकायदा उस आइनी पैकेज का ऐलान भी किया। आप लोग हुकूमत के इस आइनी पैकेज को सपोर्ट करेंगे ज़ुबैर साहब? धांधली एक तो देखें, एक जो बिल की बात आज बाबर अवान साहब कर रहे थे उसमें वो कहते हैं कि जी जो ड्यूल नेशनैलिटी वाले हैं या गैर मुल्की जिनके पास नेशनैलिटी है उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, और वो इलेक्शन जब वो जीत जाएंगे तो उसके बाद वो अपनी
शहरियत दूसरे मुल्क की ख़त्म कर सकते हैं। मतलब वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। एक तो देखें शाजिया, हर चीज़ को दो तरीके होते हैं जिसको देखा जाता है। खान साहब ने छक्के मारे थे और कौम से वोट लिए थे कुछ वादे करके, कुछ कमिटमेंट्स करके। वो दोहरी शहरियत के बारे में क्या कहते थे? एक तो वो हमें वो स्टैंडर्ड, आप कहते हैं कि जी आप भी तो ये करते हैं, मुझे छोड़ देना, पहले तो उन्हीं को परखे ना, उन्हीं के स्टैंडर्ड से उन्होंने क्या कमिटमेंट्स की थी, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा होता। सो ये कैसा मुल्क है कि यहाँ आप आए और आप आके उस वक्त अपनी शहरियत खत्म करें जब आपको झंडा लगाना की इजाजत मिल जाए। अदरवाइज आप यू डोंट वांट टू, अगर सेनेट इलेक्शन आप हार जाएं तो आप सीटियां बजाते हुए वापस चले जाएं लंदन या अमेरिका, जहां से भी आप आए हैं। ये दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। इजाजत होनी नहीं चाहिए इजाजत। एब्सोल्युटली, ये खान साहब ने ही कहा था, हमें सबक देखे ना, हमारे तो लीडर खान साहब हैं, उन्होंने ये सबक सिखाए थे। आपने तो लोगों ने जो वोट डाले थे वो इसी बेसिस पर डाले थे ना, कमिटमेंट तो शो करें ना। हफीज शेख है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हफीज शेख साहब हैं, वो पिछले 40 साल से पाकिस्तान सिर्फ उस वक्त आए हैं जब झंडा लगे गाड़ी में। अब ये कोई असूल की बात है? जिस दिन हुकूमत जाती है वो जहाज में बैठ के चले जाते हैं, फिर 3 साल 4 साल के बाद उनके लिए कोई सिफारिश करता है, वो वजीर खजाना या जो भी लगते हैं, इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, वो वापस आ जाते हैं, एयरपोर्ट से उतरते हैं, झंडा लगी हुई गाड़ और जाते हैं झंडे के साथ कार में एयरपोर्ट जाते हैं। कभी आप लोगों ने ये सवाल उठाया था? उनके दौर में भी तो हफीज शेख, मैं तो एक आपको असूल की बात बता रहा हूं, मैंने एज एन एग्जांपल कहा था, पीपल्स पार्टी वालों से पूछना, वो आप जरूर पूछें, वो चाहे मुस्लिम लीग की हुकूमत में हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हो या पीटीआई का, ये मेरा मौकिफ है कि देयर हैज टू बी कमिटमेंट। अगर आप समझते हैं कि इस मुल्क से मोहब्बत है, अगर आप समझते हैं आप 6 साल के लिए सेनेटर बनना के ख्वाहिशमंद हैं, तो आज आप रिवोक कर देना नेशनैलिटी। इतना भी रिस्क लेने के लिए आप तैयार नहीं है तो पर्सन स्पेसिफिक आप एक बिल लेके आ रहे हैं, पर्सन स्पेसिफिक कुछ लोगों को ये अलाउ करने के लिए। मुझे नहीं उसमें शहबाज गिल है कौन, मुझे पता। अगर ये पर्सन स्पेसिफिक बिल है, खान साहब किसी को नवाजना चाह रहे हैं, ये पता है आपको? अभी आ जाएगा ना, नाम आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स कभी सुनिए आपने? कभी आज तक तारीख में कभी पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती हैं। सो एक तो ये देखें ना, एक जनरल चीज होती है जिसको आप जनरल सबके लिए अप्लाई करते हैं। जी हजारों लाखों पाकिस्तानीज हैं, बाहर बैठे हैं, वो मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। भाई मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो आए ना यहाँ, हम कब कह रहे हैं ना आए? अपनी कमिटमेंट कैसे पता चलेगी? आके पता चले कि जी आपको जबरदस्त नौकरी नहीं मिली, सेनेटरशिप नहीं मिली, मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि पहले अपनी नेशनैलिटी खत्म करें, क्विट करें नेशनैलिटी, फिर आकर इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए। उस दोहरी शहरियत के साथ इलेक्शन भी आप नहीं लड़ सकते, पहले अपनी नेशनैलिटी छोड़ें, आप ये कह रहे हैं आप? एब्सोल्युटली शाजिया, मैं और आप भी तो यहाँ रहे। मेरे से अगर आप कहेंगी कि मैं भी तो गवर्नर था, मैं क्यों नहीं बाहर चला गया? मुझे क्या ऑपोजिशन के बड़ा मजा आता है, मेरे पास तो कोई इतनी जायदाद भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो आपके मुल्क से मोहब्बत का कुछ तो पता चले ना कि आपको मुल्क से मोहब्बत है, या सिर्फ आप ओहदा लेने के लिए, सेनेटर की एक सीट लेने के लिए आ रही हैं। ये दिस इज सिंपली अनएक्सेप्टेबल। मैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं मानता, वट एवर दी फाइनल थिंग इज। और फिर पर्सन स्पेसिफिक तो कभी लेजिस्लेशन होनी नहीं चाहिए। सो दूसरी बात यह है कि जो शो ऑफ हैंड्स के लिए जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अगेन पॉइंट ये बिल्कुल उसी तरह से देखें, खान साहब ने कहा था कि ये जो असल रिश्वत वहां से शुरू होती है, जो 50-50 करोड़ या 1-1 बिलियन या 20-20 करोड़ रुपए आप देते हैं उसको एमएनएस और एमपीएस को, और अभी आप फिर वही खुद करने जा रहे हैं। तो फिर किस तरह से खान साहब की हम कौन सी बात माने? पहले के जो इरशाद वो करते रहे हैं या आज के करते रहे? शो ऑफ हैंड्स का अगेन आपको अब डर लग गया कि जी शायद आपके जो एमएनएस या एमपीएस हैं, उनके साथ तो हो चुका है ना, 20 एमपीएस निकाल भी दिए ना उन्होंने। अब इसीलिए तो वो चाह रहे हैं कि साफ और शफाफ हो, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, पैसा ना चले, कोई अपनी पार्टी को धोखा ना रहे, डिसिप्लिन में रहे। वो तो भुगत चुके हैं ना पहले। 20 एमपीएस 1.5 महीना रहता था टर्म पूरे होने में, 1.5 महीना रहता था, वो निकाले। 20 एमपीएस आज निकाले ना, फिर हम मानेंगे कि 20 एमपीएस निकाल दें, दगा दें तो निकाल ही दें। जी वो हम देख लेंगे, आज भी निकाल दें। वो खान साहब, उस वक्त के खान साहब जो बातें करते थे और आज के खान साहब में जमीन और आसमान का फर्क है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से उनके जो भी वो फरमाते थे, करप्शन के हवाले से जो फरमाते थे, खान साहब की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सो हमें ट्रस्ट ही खत्म हो गया कि जी वो जो भी करने जाएंगे। क्यों है इस पे, क्यों आप लोगों को इस पे इतने ज्यादा तहफुजात हैं? आप लोगों के देखे ना, नहीं आप देखे ना, आप देखें अभी आप लोगों के जो एमपीएस हैं वो जा के मिल रहे हैं बुजदार साहब
से इन हालात में तो सूट करता है ना फिर आप लोगों को कि वाकई दगा ही ना दे दें आपके लोग आपको? सूट नहीं करता। पहली बात तो ये देखें, इसमें दो ओपिनियन होते हैं हमेशा कि जी सीक्रेट बैलेटिंग होनी चाहिए या ओपन शो ऑफ हैंड से होनी चाहिए। क्वेश्चन ये, इसमें दो ओपिनियन हो सकते हैं और दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हैं। बात ये है कि अगर कोई शख्स, आप सोच सकते हैं कि खान साहब की हुकूमत है और बिल्कुल फैसिस्ट हुकूमत है और कोई एमपीए खड़ा होके दूसरी तरफ वोट डालेगा तो उसका हशर नशर क्या होगा? आप ये पाकिस्तान है, आप महसूस कर सकती हैं कि जी उसको बड़ा आराम से वेलकम किया जाएगा कि जी ज़बरदस्त उसने पार्टी लीडरशिप की नहीं सुनी है और के लिए वोट डाल दिया। सो एक ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल करें कि क्या वो उस फ्री अंदाज में वोट डाल भी सकेगा? होगा आप पार्टी में, अगर शो ऑफ हैंड के जरिए होगा, पार्टियों को पता चल जाएगा कि कौन पार्टी के साथ सिंसियर है, कौन सिंसियर नहीं है। फिर जाहिर एक पार्टी का भी खौफ होगा, पार्टी से निकाले जाने का खौफ होगा, तो एक डिसिप्लिन रहेगा अगर शो ऑफ हैंड के जरिए होता है। वो फिर का वोट डालने का फायदा क्या? फिर तो वो और एक सेकंड, जिस तरह औरतों की जो सीटें हैं, रिजर्व सीट्स हैं, वो उसमें वोटिंग नहीं होती ना, उसमें सिर्फ नाम दे देती है पार्टी लीडरशिप। तो फिर सेनेटर भी नाम दे दे, वोटिंग की क्या जरूरत? जुबैर साहब मेरी बात सुने, फिर तो उस शख्स को पार्टी छोड़ देनी चाहिए ना जो अपनी पार्टी से लॉयल ही नहीं है, जो अपने सेनेटर को वोट नहीं दे सकता। आप कहते हैं जो उसके हाथ बंधे हुए होंगे, भाई क्यों ना हाथ बंधे? जब आप एक पार्टी में हैं, पार्टी डिसिप्लिन है, फिर तो आपको वोट ही उसी को देना चाहिए। अगर नहीं दे सकते फिर आपको पार्टी में भी रहने का हक नहीं है। पार्टी क्यों छोड़ देनी चाहिए? पार्टी में जब वो इलेक्ट हुआ था, वो दूसरी बात है कि जी पार्टी उसके ऊपर क्या एक्शन करती है। क्वेश्चन ये है कि फ्रीडम उसकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जब आपने खुद ये कह दिया कि उसको डालना चाहिए पार्टी लाइन के हिसाब से, तो फिर वोटिंग की क्या जरूरत है? फिर तो अमेंडमेंट ये होनी चाहिए कि जैसे वुमेन सीट्स पर, रिजर्व सीट्स पर होता है या मिनॉरिटीज की रिजर्व सीट्स पर होता है, उस तरह से कर देगी पार्टी, नॉमिनेट कर देगी, 5 हमारे बनते हैं उसके हिसाब से, नंबर ऑफ एमपीएस के हिसाब से या एमएनएस के हिसाब से, और ये 5 नाम है। फिर तो ये कर देना, फिर तो वोटिंग की क्या जरूरत है? द होल थिंग व्हाट आई एम सेइंग शादिया इज कि ये डिबेट का हिस्सा होना चाहिए, दोनों तरफ राय होती है, और ये डिबेट में जब आप लेके आएंगे असेंबली की, पार्लियामेंट्री उस तरह से अगर लेके आते, ये अमेंडमेंट आप करने जा रहे हैं, इट्स नॉट अ जोक। और आज जो आप अमेंडमेंट करेंगे, आज से 10 साल के बाद क्वेश्चन होगा, जैसे आज क्वेश्चन होते हैं जो पर कि जी इसकी मंतक क्या थी। तो उसको मैं तो सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा इस तरफ भी राय है और दूसरी तरफ भी राय है कि योर पार्टी इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट ओपन बैलेटिंग। पार्टी नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट दिस बिकॉज विदाउट अ डिबेट वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीथिंग। बकौल हुकूमत के जो इतना मेहनत से उन्होंने आईनी पैकेज तैयार किया था, उस मेहनत ही जाया होगी उन लोगों की, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। फिर ऑर्डिनेंस कर लेंगे हुकूमत के पास। सही है। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक और बात की, वो फिर वही उन्होंने बात की, नून लीग और कब्जा माफिया सब एक ही हैं, हम नहीं छोड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब अजमत सईद नैब में जरदारी के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे तब तो नून लीग बड़ा खुश थी, अब आप लोगों को मसाइल शुरू हो गए। वैसे एक बात तो है, ये जो आप लोग कंसर्न उठा रहे हैं, कमीशन की सरबराही जो अजमत सईद साहब को मिली है, जब वैसे ब्रॉडशीट का मुआहदा हुआ था तब अजमत सईद साहब इस मुआहदे का हिस्सा नहीं थे। उस वक्त इस मुआहदे में जब मुआहदा हो रहा था उस वक्त नैब का हिस्सा नहीं थे वो, और ये जब तहरीर भी हुआ था, तो क्यों बिला वजह ये सारा रिकॉर्ड दुरुस्तगी के बावजूद आप लोग जो है ना इसको मतनाज़े बना रहे हैं? पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट आने के बाद और इतने स्कैम्स होने के बाद और इतनी करप्शन होने के बाद इस हुकूमत का करप्शन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करना अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए। ये वैसी है कि क्लास में बच्चा फेल हो और उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे कि फेल क्यों होता है। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी हो चाहिए जो हुकूमत साफ और शफाफ हो। ये नहीं कि जब से आए तनज़ली का शिकार है पाकिस्तान हर फ्रंट पर और ख़ास तौर पर करप्शन के हवाले से। सो करप्शन का नैरेटिव खान साहब हैज लॉस्ट। खान साहब सिर्फ बातों की हद तक थे, करप्शन की बातें करने में। अपनी हुकूमत देखें शाजिया, प्लीज अंडरस्टैंड, 55 रुपए से 58 रुपए चीनी होना, 60 रुपए चीनी होना इज अंडरस्टैंडेबल थिंग। 55 रुपए से जो नॉर्मल इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होता है, परचेजिंग पावर गिरती है, वो अंडरस्टैंडेबल होती है। लेकिन 55 रुपए से जब 115 रुपए होती है तो उसके पीछे बहुत से चीजें होती हैं, और जो खुद हुकूमत कहती है कि वो माफियाज ने फायदा उठाए।
किन फैसलों का माफियाज ने फायदा उठाया? ईसीसी के, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कौन हेड करते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर साहब हेड करते हैं। कौन उसमें शिरकत करते हैं? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने आप लोगों के दौर का डाटा इकट्ठा किया और उस दौर के डाटे की रिपोर्ट है जो आज कह रहे हैं करप्शन बढ़ गई है, वो भी आप पे डाल रहे हैं मलबा। लेट मी ब्लंटली से झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप वो सारा उठा लें, 2019 के आखिर का पीरियड, सारा वो पीरियड है, और आप उठा के वो शहबाज गिल साहब ने उठा के देखिए ना, आप स्टेट ऑफ डिनायल में रहते हैं। बात यह है कि आप अचीव कुछ नहीं करते, इंप्रूव कुछ नहीं करते, हर चीज का बहाना करते हैं। एक अच्छा आदमी वो होता है जो अचीवमेंट के लिए ऑनर फील करता है कि मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव। हारने के तो आप 10 बहाने कर सकते हैं। आज क्लाउड बहुत ज्यादा थे, बॉल स्विंग बहुत हो रही थी, घास बहुत पिच में छोड़ दिया था, कैच नहीं पकड़ा था, और अंपायर भी हमारे खिलाफ था। वो तो आपके पास ना एक दफा अगर आपने देखें, एक स्टूडेंट होता है जो ऑनर फील करता है फर्स्ट आने में या सेकंड आने में, और एक होता है जिसके पास बहाना होता है कि लाइब्रेरी में किताब नहीं थी, पढ़ाया नहीं था, वो सवाल पूछ लिए जो कि उसका हिस्सा ही नहीं था हमारे करिकुलम का। तो बहाना, फेलियर का बहाना जो है, एक से लेके आखिर तक इस हुकूमत को रोज शाम को देख लिया करें, वो बहाने बताते हैं, अचीवमेंट नहीं बताते। ये नहीं बताते कि हमने करप्शन कम कर दी, ये बताए ना। इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हवाला देते थे ना इमरान खान साहब। जब हम ये कहते हैं कि आप नदीम बाबर को क्यों फैसला साजी करने देते हैं चीजों का जिसमें उनकी अपनी कंपनी को फायदा है, 9 बिलियन रुपीस का पहले फायदा हुआ, अब आईपीपीएस के साथ 3 दिन पहले जो मुआहदा हुआ उसमें सर ये मामला कौमी असेंबली में उठाए ना, वहां इल्जाम तराशियों के अलावा चलता ही क्या है ना। सही फोरम तो वो है ना, अगर टफ टाइम देना तो वहां देना, वहां क्वेश्चन आंसर करें ना। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके आप लोग भी बाहर बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाते हैं, हुकूमत भी डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहराना शुरू हो जाते हैं। कौमी असेंबली बेहतर फोरम है ना इन इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, हुकूमत को बताने के लिए, पूछने के लिए। टफ टाइम देने का बिल्कुल वो है, लेकिन जब मुराद सईद और फैसल वाडा जैसे लोगों को छोड़ा जाता है और वो स्वाइस इसके, मुझे आप मुराद सईद की आप 2.5 साल में तकरीर बता दें, ही इज अ फेडरल मिनिस्टर ना, कभी उन्होंने अपने मिनिस्ट्री के बारे में बताया है खड़े होके? दूसरी तरफ देख के ऑपोजिशन की तरफ से चोर डाकू के स्वाइस इसके। शाह महमूद कुरैशी साहब एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन उन्होंने भी जब से फवाद चौधरी साहब ने उन पर इल्जाम लगाया था ये प्राइम मिनिस्टर ये और असद उमर बनने के चक्कर में, तो उस वक्त वो ज्यादा होलियर देन द पोप होके वो इतनी सख्त तकरीरें करते। भाई आप मुझे ये बताएं ना कि कौन खड़ा होके अपने जो आप डिबेट करने के लिए बात करता है कि जी हमने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया। डिबेट नहीं होती सिवाय इल्जाम तराशियों के, पार्लियामेंट में कुछ नजर नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब मेरे साथ हैं। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, आज हुकूमत की तरफ से जो आईनी तरमीम लाने के फैसला किया गया, कहा बड़ी मेहनत से हमने एक आईनी पैकेज तैयार किया है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके, जो इंतखाबात हैं साफ शफाफ हो सकें। फिर दोहरी शहरियत को लेकर उन्होंने कहा कि आप आएँ, इलेक्शन लड़ें और अगर जीत जाते हैं तो आपको फिर दोहरी शहरियत जो है ना वो छोड़नी होगी, क्विट करना पड़ेगा। क्या ये अच्छी पेशरफ्त है? ऑपोजिशन तो इसको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं, हर काम के करने का एक वक्त होता है। अब इनके पास इस तरह की कानून साजी का या कंसेंसस बनाने का वक्त था शुरू में, जब पीपल्स पार्टी ने तो ज़ाहिरी बात है इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट भी किया था, और उस वक़्त बाकी मुस्लिम लीग नून भी अपोजिशन को की तरफ जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो मौका तो इन्होंने ज़ाया किया। और ये तो मामूली अंदरूनी मामलात है। आपने देखा कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह के मामलात पे प्राइम मिनिस्टर कोई बात करने को तैयार नहीं थे अपोजिशन के साथ, बल्कि अगर कुछ मुक़्तदिर हलकों की तरफ से जब भी अपोजिशन के साथ कुछ मफाहमत की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की गई
तो उसको इमरान खान साहब ने सबूताज किया। तो इस फिजा में किसी का पोजीशन, लेकिन वो भी तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चले अगर आप ले ही आए हैं, कोई कानून साजी करने ही जा रहे हैं, तो अपोजिशन को साथ नहीं देना चाहिए क्या? नहीं, तो उस मामले पे भी पहली बात तो ये है कि अब ये गैर मुल्की शहरियत और फलां इनको सबसे ज़्यादा इशू किसने बनाया था? नवाज शरीफ को अकामे पे डिस्क्वालीफाई किया गया था, ठीक है, वो तो सब लोग जानते हैं। और पहले इन्होंने अपनी मंशूर में या उसमें जो चीज़ें डाली थी उस पे अमल क्यों नहीं कर रहे हैं? और फिर ये कि अभी तक जो कुछ इन्होंने था तो अपने उस रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं। मसलन एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम कानून तो ये बनाने जा रहे हैं, लेकिन पहले से मौजूद कानून है उसमें आपका पार्लियामेंटेरियन तो नहीं बन सकता, लेकिन चलो ये काम तो करवा दें कि जुल्फी बुखारी से तो ब्रिटिश सिटीज़नशिप छुड़वा देना, तो फिर हम कह देंगे कि भाई ये इस मामले में नदीम बाबर से छुड़वा दें, तो फिर हम कह देंगे कि हाँ इनकी नीयत ये है। वो तो अपोजिशन वाले ठीक है इतने ज़्यादा अक्लमंद नहीं होंगे, लेकिन इतने भी तो बेवकूफ़ नहीं है कि उनकी चालों को ना समझ जीत जाएंगे तो हो सकता है वो भी छोड़ दें, फिर छोड़नी पड़ेगी। फिर बाबर अवान साहब अगर आज इनको ये तरीके सिखा रहे हैं तो ये बाबर अवान साहब एक लंबे अरसे तक जरदारी साहब को भी इसी तरह के तरीके सिखाते रहे और उससे पहले भी कुछ और लोगों को भी सिखा चुके हैं। तो वो जानते हैं कि भाई इन लोगों का असल हदफ क्या है। या फिर अगर सेनेट के इलेक्शन को ये लोग शफाफ बनाना चाहते हैं तो चलो बाकी तो नहीं है ना, तो ज़रा चेयरमैन सेनेट के जो अदम एतमाद का मामला था उसकी डिटेल तो सुप्रीम कोर्ट में पेश करें कि पता चले कि उस वक्त किसने किया है। नहीं तो दोहरी शहरियत के मामले पे अगर आपको ये समझता है कि जुल्फी बुखारी को सेनेटर बना देंगे या शहबाज गिल को बना देंगे और उसके बावजूद भी वो दोहरी शहरियत रखेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, वो तो छोड़नी पड़ेगी। फिर देखिए सब लोग जानते हैं कि ये एक कानून भी जुल्फी बुखारी के लिए लाया जा रहा है और दूसरा कानून भी उनके लिए लाया जा रहा है। अब कहाँ से उन्होंने, मैंने आपको बता दिया ना कि नुक्ता निकाल दिया है वो पहले से। अब मॉरल सियासत में मॉरलिटी भी कोई चीज़ होती है ना, तो आपके एमएनए के लिए आपके मसलन अब नूर आलम खान भी एमएनए है ना, लेकिन उस बेचारे का जो है कोई हुकूमती मामला तक क्या एक्सेस है, लेकिन उसके मुकाबले में आप अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब, मलाइशिया, यूएई सब मामलात में कतर, उसमें जुल्फी बुखारी दखील होता है। वो कैबिनेट में बैठता था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको मशरूत इजाज़त दी थी कि वो कैबिनेट में नहीं बैठेंगे, लेकिन अभी तक उसने तो यूके की सिटीजनशिप, लेकिन उनके पास जवाब है ना कि वज़ीर आज़म के स्पेशल इन्विटेशन पर वो किसी को भी कैबिनेट सेशन में बुला सकते हैं। ये कानूनी वो एक जवाब पैदा बताते हैं ना कि वज़ीर आज़म को ये राइट है कि वो बुला सकते हैं। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि पहली बात तो ये है कि असल मकसद वो नहीं है। मेरे लिए तो ये कोई इशू नहीं था, न मैंने कभी इसको इशू बनाया था, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि भाई शायद बैरूनी मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, लेकिन एक तो ये कि वो पहले से आपने जो कायदे सेट किए हैं, तो अपने कायदों का हमारा आपसे डिमांड ये है कि आपने अभी एक प्राइम मिनिस्टर को अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया, दूसरा ये वही प्राइम मिनिस्टर है जिसने DGFIA को बुला के और उनसे कहा कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाओ ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, क्योंकि उसके साथ एक दोस्त इस्लामी मुल्क का इकामा था। तो हम तो इनके मायारात की बात बता रहे हैं कि भाई आप अपने मायारात जो उसके किए थे, हमने कोई नया माया, मसलन हमने इनकी बात मान ली थी जब पानामा का मामला आ गया, तो हम कहते थे कि भाई सबके खिलाफ करे। इसी प्राइम मिनिस्टर और इनके सरपरस्तों ने ये दलील दी कि नहीं, चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर है और चूंकि उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, इसलिए पहले उनका करते हैं और फिर बाद में उनका करेंगे। हमने प्राइम मिनिस्टर तरक्याती फंड्स के बड़ा खिलाफ थे, कहते थे करप्शन शुरू यहीं से होती है जब आप अपने MNA और MPS के थ्रू जो है ना वो तरक्याती फंड देते हैं, फिर यही कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले भी बन जाते हैं, खुद ही ठेके देते हैं, अपने आप को फ़ायदा देते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, उस थ्रू जाने चाहिए ये जो फंड्स है तरक्याती फंड। अब आपको क्यों लगता है इस पर भी इन्होंने यू टर्न ले लिया और इसके पीछे क्या वजह है? सेनेट इलेक्शंस वजह है कि एक लॉलीपॉप दे दिया आपने अपने MNAs को
अरकान पार्लियामेंट को कि कहीं जाए ना। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप मेरे बारे में कोई राय कायम करेंगी तो मेरे किरदार को देख के और मेरे माजी के दावों की को देख के ही आप कायम करेंगी ना। अब मसलन इन्होंने लोकल गवर्नमेंट की बात की थी और दुरुस्त बात की थी, और ये सबको पता है कि पाकिस्तान में असल में जो सियासत में ज़्यादा करप्शन आई है उसका बानी जनरल ज़ियाउल हक इसलिए है कि जनरल ज़ियाउल हक ने पार्लियामेंटेरियन को ये डेवलपमेंट और इन चीज़ों में का काम दे दी, इसलिए सियासत और पार्लियामेंट पैसे का खेल बन गया। लेकिन आप देखें कि जैसे बीते, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात होते रहे और मुस्लिम नून के दौर में भी बल्दियाती इंतखाबात होते रहे। इनको 2.5 साल हो गए, इन्होंने आके जो पंजाब में पहले से मौजूद इदारे थे उनको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह वो काम अपने एमएनएज और ब्यूरोक्रेट को सौंप दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को भी मसलन कराची जैसे शहर में उनको मुखालिफ नाजिम का सामना था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनका दौर पूरा करने दिया। इससे पहले भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जोर और सुप्रीम कोर्ट के धक्के से ही वैसे हुए हैं, कोई भी करवाने के लिए राजी नहीं था। तो मैं किस तरह यकीन करूं कि आप इस वक्त जो कुछ करना चाहते हैं उसकी बुनियाद कोई जो है वाकई इखलास है या वो है। वो सारी चीज़ों पे आप दूसरों की तलाशियां लेते रहे। मैंने आपको बता दिया कि पानामा का तो हमने उस बुनियाद पे कर दिया। अब पार्टी फंडिंग केस में आपका 6 साल से चल रहा है और दूसरों का अभी अभी हुआ है, आप कहते नहीं सबको क्लिप कर लें, तो वो जो उसूल आपने उस वक्त नवाज शरीफ पे अप्लाई किया था वो इधर भी अप्लाई कर लें। ब्रॉडशीट पे जो कमीशन बना है 45 दिन दिए हैं, आपको लगता है ये कमीशन कोई ज़रूरी हकायक तक पहुंचेगा? फिर हमारे यहाँ कमीशन की एक तारीख भी महमूदुर रहमान कमीशन से शुरू हो जाए, महबूब गेट तक आ जाए, कहीं से कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा कि पहली हुकूमतों ने जो कर्जे लिए उस पर भी कमीशन बना दे, उसकी भी इंक्वायरी करवा दें, कुछ निकला कुछ नहीं निकला। फिर सरे महर हुदैबिया पेपर्स मिल को दोबारा खोला जा रहा है। आप जानते हैं हुदैबिया पेपर मिल सुप्रीम कोर्ट इसको बंद कर चुके हैं, नैब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं खोला। तो क्या निकालना चाहती है हुकूमत इन केसेस से? पाकिस्तान में कमीशनों की भी तारीख एक है और पाकिस्तान में इमरान खान की भी कमीशन बनाने की एक तारीख है और पाकिस्तान में अजमत सईद की भी एक तारीख है। पाकिस्तान में इमरान खान की तारीख ये है कि ताहिर दावड़ के मामले पे उन्होंने मुझसे कहा था, उसके वज़ीर दाखिला ने असम्बली के फ्लोर पे कस्में खाई थी कि हम जो है चंद रोज़ के अंदर अंदर हक़ाइक़ सामने ले आएंगे। आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई, किसी को पता नहीं चला। चीनी कमीशन आपके सामने है, बाकी कमीशन आपके सामने है। अभी रिसेंटली उसकी सूबाई हुकूमत में अजमल वज़ीर, एक इंडिविजुअल की मैं आप बात करता हूँ, उस पे वज़ीर आला और उन्होंने कहा था कि 1 महीने में कमीशन इंक्वायरी सामने आ जाएगी। 6 महीने हो गए, वो नहीं हुआ। बाकी अजमत सईद साहब की भी मैंने आपको बता दिया कि एक तारीख है। अजमत सईद साहब के बारे में जाहिर बात है कि उनको सब ने मुस्तरद कर दिया है। जज पे जब एक मुकदमे का एक फरीक एतराज़ कर लेता है तो अगर वो आला अखलाकी मायार पे फायज हो तो वो उससे हट जाता है। अजमत सईद के को जो है आज इमरान खान साहब के सिवा तमाम अपोजिशन ने, तमाम अपोजिशन तो रिजेक्ट कर रही है, तमाम सोसाइटी ने और आज सुप्रीम कोर्ट बार ने भी मुस्तरद कर दिया। लेकिन उसके बावजूद वो उसके साथ अगर डटे हुए हैं तो ये तो पहली उसकी डिस्क्वालिफिकेशन है ख़ुद अजमत सईद साहब की कि इतने एतराज़ात के बावजूद आप एक मनसब से चिमटे रहना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं न्यूट्रल एम्पायर की बात करने वाले यहाँ न्यूट्रल एम्पायर नहीं लगा सके? देखें, न्यूट्रल एम्पायर कभी भी वो मसला तो इस मुल्क में ये है ना कि चोर मचाए शोर वाला मामला ज़्यादा होता है। मसलन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मामलात भी न ठीक है, न काबिल रश्क है और न उसका है। लेकिन अभी जो इनका सबसे बड़ा नारा था करप्शन करप्शन करप्शन, आपने देख लिया ना, हम जैसे लोगों की उस पर तो कोई यकीन नहीं करता था। और ये मैं आपको बताऊं कि जब ये किस्से सामने आएंगे और जब ये नवाज शरीफ और जरदारी के स्टेज तक पहुंचेगा तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इस वक्त ये वाहिद हुकूमत है जिनको न नैब का खौफ है, न मीडिया का खौफ है, ना उनको एजेंसियों की निगरानी का खौफ है, और जिस तरीके से लूट मर जारी है तो वो तो आपने देख लिया। सही, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के एहतसाब और शफाफियत के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन से मुतालिक आलमी फहरिस्त पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 ममालिक और ख़ित्तों के सरकारी इदारों में होने वाली करप्शन का जायज़ा लिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा करप्ट को 0 और शफाफ तरीन मुल्क के लिए 100 का हिस्सा रखा गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बराए साल 2020 में पाकिस्तान 180 ममालिक में 124वें दर्जे पर आ गया है। इसके साथ ही मुल्क का स्कोर भी 100 में से 31 हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 120 और स्कोर 32 था, जबकि 2018 में करप्शन से मुतालिक इस फहरिस्त में पाकिस्तान का रैंक 117 और स्कोर 33 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन से पाक ममालिक में 88 स्कोर के साथ डेनमार्क और न्यूजीलैंड सर फहरिस्त रहे, जबकि शाम, सोमालिया, जनूबी सूडान बदतरीन करप्ट ममालिक रहे जो सिर्फ 14 पॉइंट्स हासिल कर सके। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में करप्शन कोरोना वबा से निपटने के लिए इकदाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। फिर मुसलसल बदउनवानी करप्शन ये सेहत के निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा रही है और जमहूरी निज़ाम को पीछे धकेल रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के चेयरमैन सुहेल मुजफ्फर के मुताबिक नैब की जानिब से गुज़श्ता 2 सालों के दौरान 3 खरब 63 अरब रुपए बरामद करने और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानिब से 3 खरब रुपए की बरामदगी के दावों और गैर मामूली कोशिशों के बावजूद रैंकिंग और स्कोर कम हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में मंजर आम पर आई है जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हम सब जानते हैं एहतसाब और इंतकाम की एक बहस जारी है। वज़ीर आज़म मुसलसल अपनी तकरीरों में मेरिट और शफाफियत के बड़े बड़े दावे करते हैं। इमरान खान का ये मौक़िफ़ है कि वो किसी सूरत करप्ट सियासतदानों को एनआरओ नहीं देंगे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे। ज़मीनी हक़ाइक़ हमें ये बताते हैं नाज़रीन कि इमरान खान करप्शन को रोकने में अभी तक कामयाब नज़र नहीं आ रहे हैं। आज की अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को देखें, अब यही वजह है कि तहरीक इंसाफ को कभी आटे, कभी चीनी के स्कैंडल का सामना करना पड़ता है, तो कभी पेट्रोल बहरान का सामना करना पड़ता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि उनके दौर में नैब और महकमा एंटी करप्शन की कारकर्दगी बेहतर हुई है। एक तरफ हुकूमत की जानिब से ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट का खैर मकदम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें वज़ीर आज़म से 90 दिन में करप्शन ख़त्म करने के दावों का आज हिसाब मांग रही हैं। एक तरफ हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को मुस्लिम लीग नून की करप्शन का सबूत तस्वुर कर रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें नैब की करप्शन के खिलाफ कारकर्दगी का जवाब मांग रही हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के डेटा की बुनियाद पर तैयार की गई है और तमाम हुकूमती तर्जुमान भी और अहदेदार भी यही बात कर रहे हैं जब से ये रिपोर्ट आई है। मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया है पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा अहमद साहब, 2018 में हमारा नंबर था 117, 19 में था 120, आज है 124। क्या वजह है कि एक ऐसी हुकूमत जो करप्शन को ख़त्म करने के नारे पर ही वजूद इक़्तिदार में आई है और उन्हीं के दौर में करप्शन बढ़ रही है, और वो फिर ये दावा करें नहीं, ये पिछली हुकूमत जो थी नून लीग की, उनके दौर का डाटा उस पर रिपोर्ट बनाई है। जी देखिए, ये जो 2000 अगर आप 10 से इसको देखें, 2010 से 2018 तक जो 9 सालों का हिस्टोरिकल ट्रेंड है, उसके मुताबिक आप देखें तो हमारी हर साल स्कोर में इजाफा हो रहा था। अगरचे बहुत थोड़ा हो रहा था, 1 या 2 पॉइंट्स का इजाफा होता था, लेकिन इन 9 सालों में कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमारा स्कोर कम हुआ हो। लेकिन 2019 में पहली दफ़ा इन 9 सालों के बाद ये स्कोर कम हुआ और 33 से 32 हो गया, और ये दूसरा मुसलसल साल है जब ये स्कोर फिर एक दफ़ा कम होके 32 से 31 हो गया है। अगरचे कमी बहुत कम है, बहुत थोड़ी है, लेकिन बहरहाल एक ट्रेंड को इंडिकेट करती है। तो ये किसी हद तक बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है, सबसे ज़्यादा इसके बारे में गुफ्तगू करती रही है और अभी भी कर रही है,
उसके ज़माने में चीज़ें बेहतर होने की बजाय डिटीरियोरेट रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि कुछ रुक के सोचना पड़ेगा और अपने आप का खुद एहतसाबी करनी पड़ेगी कि कुछ गलत हो रहा है जिसको ठीक होना चाहिए। तो मैं तो इस बारे में ज़रा मुझे तो तशवीश है और मेरे ख्याल में हुकूमत पे लोगों को मुझसे भी ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए। अच्छा अहमद साहब, ये जो नैब भी दावा करता है कि हमने पिछले 2 सालों के दौरान 3 खरब 63 अरब रुपए हमने बरामद कराए हैं, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से 3 खरब रुपए की बरामदगी का दावा, बड़ी गैर मामूली कोशिशें भी हो रही हैं, इसके बावजूद करप्शन। लेकिन नैब में जो प्ली बार्गेन का कानून है अहमद साहब, आप समझते हैं कि इसके होते हुए करप्शन खत्म हो सकती है? भाई जब किसी ने 100 रुपए की करप्शन करनी है और उसको पता है कि भाई 30 रुपए मैंने दे देने हैं, 70 तो फिर भी मेरी जेब में ही आएंगे, तो ऐसे तो करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती। देखिए, प्ली बार्गेन जो है मैं उसको बहुत बड़ा जिम्मेदार तो नहीं समझता, इसलिए कि प्ली बार्गेन दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर राइज है। लेकिन असल चीज़ ये है कि प्ली बार्गेन को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वो तो उसी सूरत में होता है जब आपके पास किसी शख्स को आप पकड़ लें, उसके ऊपर शक हो लेकिन सबूत इतने ना हो कि आप उसकी कन्विक्शन करा सकते हो, तो उस सूरत में आप उससे बात करते हैं कि कुछ पैसे इससे मिल जाए, क्योंकि कन्विक्शन तो इसकी वैसे ही नहीं होनी। तो फिर कुछ पैसे तो हुकूमत के खजाने में आ जाए, वो होता है। लेकिन अगर आप उस पर लेकिन इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं होती ना कि जिससे आप प्ली बार्गेन कर रहे हैं वो दोबारा करप्शन नहीं करेगा, वो तो आपको अगली बार फिर आपका हिस्सा दे के तो जो है ना वो छूट जाएगा। जो चीज़ गलत होती रही है, आपने बिल्कुल सही बात की, जो गलत होती रही वो ये कि जो लोग प्ली बार्गेन कर लेते थे, अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में थे तो वापस जाके फिर गवर्नमेंट सर्विस में बैठ जाते थे उसी जगह पे। यानी उनको ना उनको सस्पेंड किया जाता था ना उनको डिसमिस किया जाता था, वो तो पैसे दे के फिर यूँ समझिए कि बिल्कुल नहा धो के साफ सुथरे होके वापस चले जाते थे। और चूंकि उनके पास पैसे होते थे वो अपनी प्रमोशन का और बेहतर जगह पे अपनी प्लेसमेंट का इंतज़ाम भी कर लेते थे। तो ये बातें हुई हैं, यही तो वजह है कि हमारी जो स्कोरिंग है और जो हमारी प्लेसमेंट है दुनिया के अंदर वो तनज़ली का शिकार ही नहीं वजूहात की बिना पे तो हुई है। तो ये चीज़ें तो हमारे सामने है। और अब चीज़ें हम ज़्यादा नैब के बारे में जो बातें हैं वो कम्युनिकेट ज़्यादा कर रहे हैं। और हमारा एक और भी तो इल्मी है अहमद साहब, हम समझते हैं कि किसी को 6-6 महीने, साल 2-2 साल जेल में रख दो, यही कामयाबी है, शायद यही एहतसाब है, ऐसे ही करप्शन खत्म हो जाएगी, कोई जेल में चला जाएगा। आप देखें शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स क्या थे, फिर शायद खाकान अब्बासी हैं, इन लोगों को इतना अरसा जेल में रखा लेकिन निकला कुछ नहीं। लेकिन हम कामयाबी इसको समझते हैं कि शायद यही एहतसाब है। जी, हमारा ख्याल ये है कि अगर हम इन लोगों को जेलों में डाल देंगे तो जो कि हमने जो करप्शन के दावे किए हुए हैं आम लोगों के नज़दीक उसका एक अच्छा तासुर जाएगा कि देखें इन्होंने करप्ट लोगों को अंदर डाल दिया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये तासुर बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और वो चूँकि पॉलिटिकली एक ख़ास अपोजिशन के लिए ही होता है ज़्यादातर फोकस, तो उसका वो कोई फ़ायदा नहीं होता। और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी इदारे जो कि इन चीज़ों को देख रहे होते हैं वो इससे इम्प्रेस नहीं होते। लेकिन ये सारी गेम पॉलिटिकल कुछ पॉइंट स्कोरिंग के लिए हो रही होती है, तो उस पर भी स्कोर आपको कुछ दिनों के लिए तो शायद मिल जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म वो भी शायद फ़ायदा नहीं होगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। पिलडाट के सरबराह अहमद महबूब साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। लगता ये है कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मकामी हुकूमतों का जो ख्वाब है, इनका क़याम जो है ये पूरा नहीं हो सकेगा। मुल्क में तवील अरसे से बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं हो पाया है। आज सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे, अवाम को जमहूरियत से क्यों महरूम रखा जा रहा है, बल्दियाती इंतखाबात ना करवा के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है,
क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान ने अपना हलफ नहीं देखा? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन नहीं पढ़ा? आइन पर अमल दरामद करने में रुकावट डालने वाले संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन आइन से नहीं कहीं और से हिदायत ले रहा है। आप इलेक्शन नहीं करवा सकते तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत को बताया कि केपी हुकूमत ने ताहाल रूल्स नहीं बनाए। खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती हुकूमत 25 अगस्त 2019 में ख़त्म हुई, लेकिन नए बल्दियाती कवानीन नहीं बनाए। पंजाब में बल्दियाती इदारों की तहलील गैर आइनी करार देते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती हुकूमतों को तहलील कर दिया था। पंजाब की सूबाई हुकूमत का जो इकदाम था ये गैर कानूनी था। जस्टिस काजी फायजीसा ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन बताए कि कब लोकल बॉडी इलेक्शन करवाने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर जवाब दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में 8 अप्रैल को बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। दूसरी तरफ बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने 1 और 2 फरवरी को लोकल गवर्नमेंट्स इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक अहम इजलास भी तलब किए हैं। 1 फरवरी के इजलास में सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कंटोनमेंट बोर्ड्स के बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया जाएगा। अब हकीकत ये है कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मेट्रोपॉलिटन सेंटर को सिटीज़ को मुल्कों की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी अपनी पंजाब और केपी के हुकूमत मकामी हुकूमतों के क़याम के लिए तैयार नज़र नहीं आती हैं या उनकी तैयारी नहीं है। पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ आमिरों के दौर में तो बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए और बड़े अच्छा सिस्टम चलता रहा, लेकिन जमहूरी दौर हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए अदालतों का ही सहारा लेना पड़ा है। सवाल ये है कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों करवाने से जमहूरी हुकूमतें कतराती हैं। बात करूंगी, मुझे ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर साहब, आपने भी यकीनन सुने होंगे आज जस्टिस काजी फायजीसा ने जो रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाए जा रहे, अवाम को जमहूरियत से महरूम क्यों रखा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमेशा हम एक ही बात करते हैं कि डिक्टेटरशिप जब होती है तब ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम चलता है, लेकिन बदकिस्मती इसको कह लें या जमहूरी हुकूमतों की सुस्ती कह लें, ये कभी भी एक्टिव नहीं रही हैं। कभी भी शौक से इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जब तक सुप्रीम कोर्ट का डंडा ना हो। क्या वजह इसकी? इसमें असूली तौर पर आपने अपना रिमार्क्स दुरुस्त फरमाए हैं। जमहूरी हुकूमतों के इस लिहाज से वो इंतखाबात लोकल गवर्नमेंट के नहीं करवाते कि उनके इख्तियारात में कमी बेशी आ जाती है, और इसके साथ साथ ये मामला भी होता है कि सबसे ज़्यादा मिसाली जो था लोकल गवर्नमेंट का वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में रहा, और उन्होंने 2000 से लेकर 2009 तक ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बड़े शानदार तरीके चलता रहा। लेकिन जब प्रेसिडेंट जरदारी साहब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इसको इलेक्शन को नहीं होने दिया। ये 2015 तक सूबाई हुकूमतों ने इस पर एक्ट नहीं बनाए, जिसकी बना पर फिर 2015 में और इसके बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के तहत पंजाब में और सिंध में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात करवाए गए। लेकिन इसके बावजूद भी आइन के आर्टिकल 140A के तहत उनको ना पंजाब में और ना सिंध में इख्तियारात नहीं दिए गए। अब चूंकि ये मामला, जैसे कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, इनका तो मैनिफेस्टो यही था कि हम लोकल गवर्नमेंट को बड़े पावरफुल करेंगे, लेकिन आप हैरान होंगे कि पंजाब में जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2020 में बना उसमें अबहाम है। उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि मेयर के इंतखाबात इन्होंने बरास्त करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन एक्ट में मेयर के बरास्त इंतखाबात के लिए कोई तरमीम नहीं करवाई गई। इसके साथ साथ पंचायत का सिस्टम है। कमीशन कितना कसूरवार है, उनकी क्या आईनी जिम्मेदारी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बार बार वफाकी हुकूमत को खत लिखे कि आप इसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम करवाएं, और इसके साथ साथ जो आपने नया सिस्टम दिया है लोकल गवर्नमेंट का वो इलेक्शन एक्ट में शामिल नहीं है, आप उसकी तरमीम करवाएं। लेकिन वो तरमीम आज तक नहीं हो सकी। साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो हमने हल्का बंदियां करवानी है तो आइन के आर्टिकल 51 में तरमीम करवाएं, ताकि उसमें शामिल करें कि जो अबूरी सेंसस रिपोर्ट है उसकी बुनियाद पर हम हल्का बंदी करवा दें, लेकिन उस पर आइन कानून साजी करनी पड़ेगी। आप हैरान होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 5 खत वफाकी हुकूमत को लिखे, चेयरमैन सेनेट को लिखा वफाकी। इससे पहले जनरल मुशर्रफ के उसके बाद जो बल्दियाती इंतखाबात हुए
आपको क्या लगता था उससे बेहतर था? तो यही कहा जाता था कि ना ही होते, मकामी हुकूमतों को कोई इख्तियार ही नहीं था, फंड्स की कमी उनके पास थी, उनको कुछ करने का इख्तियार नहीं था, जो पावर नीचे तक जानी चाहिए कुछ दिया ही नहीं था इन्होंने। तो इससे तो बेहतर यही तनकीद हो रही थी ना इससे पहले कि इससे अच्छा आप बल्दियाती इंतखाबात करवाई ना। अगर उसी किस्म के बल्दियाती इंतखाबात आपने फिर से करवाने और मकामी हुकूमतों को आपने इख्तियारात नहीं देने हैं तो सर ऐसे इंतखाबात का क्या फ़ायदा? नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने तो अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी की है। उन्होंने अपना होमवर्क भी मुकम्मल किया हुआ है, उन्होंने हल्का बंदी भी मुकम्मल रखी हुई है। सिर्फ आईनी और कानूनी जो है तरमीम उसका वो मुंतजर रहे। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो अपने रिमार्क्स दिए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाए हैं। उनका कहना यह है कि हुकूमत जो है वो आइन की आर्टिकल 140 की खिलाफ वर्जी कर रही है, तो क्यों ना इनके खिलाफ आर्टिकल 6 नाफिज कर दिया जाए। तो बड़े सख्त रिमार्क दिए हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो मीटिंग कर रहे हैं शेड्यूल के तहत उन्होंने सुबह खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के और बलोचिस्तान के तमाम चारों सूबों का उन्होंने शेड्यूल जो पंजाब में बल्दियाती हुकूमतों को तहलील किया गया था, इस पर भी आज सवाल उठाया जस्टिस काजी फाइज ईसा ने, क्या ये कानूनी था? क्या हुकूमतें इसको इस तहलील कर सकती हैं? उन्हें इख्तियार होता है? उन्होंने ये कहा है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाहौर के जो सबकदोश होने वाले बरतरफ मेयर जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 साल पहले दरख्वास्त जमा कराई हुई थी कि जनाब जो हमारे जो इदारे तहलील किए हैं ये तो गैर कानूनी गैर आईनी है, तो उस पर एक्शन ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आज एक्शन लिया है ना। तो 2 साल पहले जो दरखास्तें दी हुई थी मेयर ने और डिप्टी मेयर ने कि जनाब ये नाइंसाफी और नाइंसाफी को दूर किया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि पहले सबसे पहले जो तहलील की गई थी पंजाब लोकल गवर्नमेंट उसको बहाल कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बकाया दरखास्त जमा की हुई है, 2 साल पहले गई हुई थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, हुकूमत को बर वक्त तंबीह भी की है, वार्निंग भी दी है, सूबाई गवर्नमेंट को वार्निंग दी है। लेकिन सूबाई गवर्नमेंट की नीयत ठीक नहीं थी। और इसी तरह सुबह खैर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है सूबाई, उनकी नीयत भी नहीं ठीक थी। वो लोकल गवर्नमेंट का इंतखाबात नहीं करवाना चाहते तो कोई ना कोई बहाना करना चाहते और ऐसा अबहाम डाल दिया कानून के अंदर जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन मजबूर हो गया तो इंतखाबात नहीं करवा सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कंवर दिलशाद साहब मेरे साथ थे। सर थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।